हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के लिए जो मैथ के वे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अब की बार रेलवे पार में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दिया हुआ है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है। यदि BD 10 और AC बराबर 2√x है तो बोला गया है कि √x + 10 का मान क्या होगा, वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्या कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। तो समचतुर्भुज हम इस तरीके से हम बनाते हैं। यहाँ से देखिए समचतुर्भुज हमने इस तरीके से बनाया। उसके बाद अब बोला जाता है इसमें कि इसका हम नामांकन कर लेते हैं, यानी ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C और ये D। इस तरीके से हमने नामांकन कर लिया। अब बोला जाता है इसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा 8 है, ठीक है, हमने मान लिया 8 ये भी है, 8 ये भी है, 8 ये भी है और 8 ये भी है। उसके बाद बोला जाता है कि BD 10 है। अगर इसको यहाँ से मिलाइएगा तो ये BD बनेगा, इसको यहाँ से मिलाइएगा BD बनेगा। तो BD बोल रखा है कि 10 है। उसके बाद AC बोल रखा है 2√x है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से मिला दिया। बताइए आप, अगर BD टोटल 10 है तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पे जो है ये यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करता हूँ, ये 5 नहीं हो जाएगा क्या? 5 ये होगा और 5 ये भी होगा। उसके बाद A और C में हम बात करते हैं कि ये जो आएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इसका मान √x और फिर यहाँ से जो यहाँ तक आएगा इसका भी मान √x। तो अब देखिए यहाँ पे जो कोण बनता है वो दरअसल 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ से मान निकालेंगे √x का, ओके। तो √x का मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए कर्ण ये हो जाएगा, कर्ण ये, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी 8 का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस का ये आधार का स्क्वायर, यानी कि √x का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं 8 का स्क्वायर 64 और ये बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का x का स्क्वायर, यानी सीधा x हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 14 में से 5 गए तो 9 और फिर यहाँ से कितना हो गया, 5 में से 2 गए तो 3। आपका x का मान आपका आ रहा है 39। तो हमसे पूछा गया था किसका मान, तो हमसे पूछा गया था √x प्लस का 10। तो यानी कि x के जगह पे हम 39 देंगे और प्लस का 10 करेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है √49। तो √49 को आप क्या बोल सकते हैं कि 7। तो इस तरीके से इसका सही आंसर 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में आप देख रहे हैं 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज का 16 पारियों में कुछ औसत रन है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा। दोस्तों इसको कई सारे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम इसको इजी मेथड जो होगा उससे हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये 16 पारी है, इसमें औसत x था, ठीक है। और 17वीं पारी यानी कि 17वीं एक पारी है, उसमें उसने क्या किया, 80 रन बना लिया, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि औसत 2 बढ़ जाता है, यानी कि टोटल की बात करें तो औसत 2 बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका अंतर करते हैं। तो यहाँ से अंतर इसका कितना आ रहा है, यानी x + 2 में से x घटाएंगे तो सीधा 2 आ रहा है। तो यानी आप कह रहे हैं कि 1 गुना 2 यानी 2 गुना हो रहा है, यानी इसका 2 गुना हम करेंगे यहाँ पे तो 16 दूनी 32 आ रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर x से बड़ा है ये, तो ये जो है x + 2, तो x + 2 का मान, यही तो पूछा गया ना, क्योंकि 17वीं पारी के बाद, ठीक है। तो x + 2 का मान हमसे पूछा गया है। तो x + 2 का मान कैसे निकालेंगे, इस 80 में से आप क्या करिए, 32 को आप घटा लीजिए। तो 80 और माइनस का 32 करिएगा तो 10 में से 2 गए तो कितना, 8 और यहाँ से बच गए 7 में से 3 गए तो 4। तो इस तरीके से 48 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। 48 इज द राइट आंसर। आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे हिंट में दे देना चाहता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से हम बता देता हूँ। 16 पारी है ना, 16 पारी, इसका औसत रन x मान लीजिए। उसके बाद यहाँ 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाया तो 80 और यही टोटल अब कितना हो गया, यानी कि बोला जाता है कि अब टोटल 17 पारी हो गया। तो 17 पारी और उसका औसत कितना है, x + 2 यानी 2 बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी निकालिएगा तो मान यही आने वाला है। तो 48 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है ये संख्या दिया हुआ है, इसको 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा वो ज्ञात करें। दोस्तों आपको पता होगा कि
सबसे पहले कोई भी अगर आपको किसी भी संख्या को अगर आपको 4 से डिवाइड करना है तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, आप करते हैं लास्ट का 2 डिजिट को अगर आप 4 से भाग दे दें तो वो संख्या, वो अगर 4 से भाग लग जाए तो वो 4 से भाग हो जाता है। अगर आपको 8 से भाग देना है, 8 से भाग देना है तो क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट पे हम काम करेंगे। उसी प्रकार अगर 16 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट पर हम काम करेंगे। यानी कि लास्ट का 4 डिजिट हमने देखा तो 1617 है। तो क्या 1617 है, इसको हम 16 से अगर भाग देंगे तो 16 इक्कीस 16, फिर ये खत्म, बच गए 1, फिर 0 यहाँ पे डाले तो ये 7 आ जाएगा, 16 इक्कीस 16। तो यहाँ से हमने देखा कि शेषफल कितना रहा, 1, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर इसका 1 सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एथलीट 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 8 बार दौड़ता है, उसकी चाल ज्ञात करें। देखिए 8 बार दौड़ता है, इसका कहने का ये तात्पर्य है कि वो 8 बार चक्कर लगाता है। ठीक है, हमने इस तरीके से हमने वृत्ताकार पथ बनाया। अब बोला जाता है कि वो 8 बार दौड़ता है। अब देखिए इसकी त्रिज्या अगर 7 है, ठीक है, तो ये अगर इस तरीके से इस पर दौड़ेगा, मान लीजिए कि ये परिधि पे नहीं दौड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाएगा, इसी प्रकार 8 चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, यानी वृत्त की परिधि क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, यही फॉर्मूला होता है ना। तो 2 इंटू पाई की जगह पे कितना देंगे, 22/7 और r कितना है 7। तो ये तो एक चक्कर का हो गया। अब हमको कितना चक्कर लगाना है, 8 चक्कर, तो 8 से हम गुना कर दिए। ये तो टोटल दूरी आ गया और समय, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये तो ऊपर में दूरी हो गया और समय 3 मिनट 40 सेकंड है। 3 मिनट को क्या बोल सकते हैं, यानी 60 दिया कितना हो जाएगा 180 और प्लस का ये 40, तो 18 4 22, यानी कि 220 सेकंड इसको बोल सकते हैं, 220 सेकंड। अब देखिए ऊपर में आ रहा है कितना, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, ऊपर में मीटर आ रहा है, नीचे में सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है। हमको ऑप्शन दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, यानी गुना कर देंगे हम 18/5 से। अब यहाँ से हम इसको काटते हैं तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो ऊपर में देखा मैंने 18 8 कितना होता है 144 और नीचे में 5 25, तो 144/25 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकने वाला प्रश्न है, तो ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, एक समबहुभुज के अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ये रेलवे का बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है और इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर देखा जाता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए कि समबहुभुज में अंतःकोण यानी इंटरनल एंगल, यानी कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल यानी अधिक है, यानी कि उसका अंतर जो है, यानी इंटरनल एंगल यानी अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर जो है वो 108 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि इंटरनल एंगल प्लस का एक्सटर्नल एंगल यानी कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको भुजा निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल जो होता है बाह्य कोण बराबर फॉर्मूला होता है 360/n होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली वे में क्या कर सकते हैं, एन का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल एंगल का मान निकालेंगे तो घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो इस तरीके से ये यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से जो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से करने के बाद अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये तो कट जा रहा है ना, उसके बाद माइनस का 1 और माइनस का, तो माइनस का 2 इंटू एक्सटर्नल एंगल और ये बराबर, इसको मैं 180 में से 108 घटाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा कितना, हो जाएगा कितना 72, हाँ 72 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से करने के बाद ये माइनस से माइनस कट गया और एक्सटर्नल एंगल का मान कितना निकल गया 72/2, 72/2 यानी कि 36 का मान यहाँ से निकल गया। अब यहाँ से इसका मान हम यहाँ पे देंगे, एक्सटर्नल एंगल का मान 36, तो 36 और ये बराबर
360 बट्टे का n, तो 36 दहाई 360। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं n बराबर कितना माना गया, n बराबर 10। तो 10 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 10 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको यहीं तक नहीं छोड़ूंगा, इसका एक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो क्या होता है, देखिए अंतःकोण का योग क्या होता है, समबाहुभुज में अंतःकोण, सभी अंतःकोण का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछ ले प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण की बात कर ले तो क्या करेंगे कि n-2 इंटू का 180 और बट्टे का n, तो ये प्रत्येक अंतःकोण का माना जाएगा। उसी प्रकार बाह्य कोण के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है। उसके बाद एक चीज़ आपको याद रखना है कि अंतःकोण प्लस का बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस का बाह्य कोण यानी कि इंटरनल एंगल प्लस का एक्सटर्नल एंगल, इसका मान कितना होता है 180। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, ठीक है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया और इसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, ठीक है। तो अब इस मिश्रण में दूध की मात्रा, देखिए पहले तो क्या किया गया था, 1 बार दोहराया गया था, अब 2 बार और दोहराया जा रहा है, यानी कि टोटल कितनी बार दोहराया जा रहा है, आप बोलेंगे 3 बार दोहराया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए कि 8 लीटर को जो है वो बदला जाता है टोटल 80 लीटर में से, यानी कि इसको काटने पे 1/10 आ जाएगा। तो इसको काटने पे 1/10 आ जाएगा। देखिए तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये पहले की बात है और ये बदलने के बाद की बात है। पहले 10 था, अगर आप 1 का बदल दिए तो इधर तो 9 ही बच गया ना। उसी प्रकार 3 बार दोहराया जाता है, तो इसी तरीके से हम 10 से 9 और 10 से 9 यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद कितना आ जाएगा, इसको गुना करने के बाद 1000 और 9 को 3 बार अगर गुना करेंगे तो 9 का की होता है कितना 729। अब बात करेंगे, ये पहले वाला कंडीशन था और ये अब वाला कंडीशन है जब उसमें पानी मिला दिया जाता है। यानी कि ये जो 1000 है वो क्या बोल सकते हैं आप कि ये 1000 रेशियो जो है वो 80 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो हमको किसका मान निकालना है, 729 का मान। तो 1 रेशियो का मान करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, यानी कि आ जाएगा कितना 80 बट्टे का 1000, ठीक है। हमको मान कितना निकालना है 729 का ना, तो क्या करेंगे 80 इंटू का 729 और बट्टे का 1000। 1 0 से मैंने 1 0 को काटा, हमने इधर गुना किया यहाँ से, तो हमने देखा क्या आता है 9 8 72 का 2 बच के फिर 7 8 दूनी 16 और 7 23 का फिर 3 हो गया और बच के फिर 2 8 7 56 और 2 58 और नीचे में 2 है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 58.32 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं 58.32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एक लंब पिरामिड का आधार, ठीक है, वर्गाकार है, ठीक है। आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 मीटर है, ठीक है। तो यदि पिरामिड का आयतन जो है वो 1728 मीटर क्यूब है, तो पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों आपको पता होगा पिरामिड का जो आयतन होता है वो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 और आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई यानी कि h। सबसे पहले एक पिरामिड हम बनाना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक पिरामिड इस तरीके से मैं बनाना चाहता हूं, जो कि बोला गया है एक वर्गाकार है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम पिरामिड को बनाते हैं और उसके बाद अब देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से पिरामिड को बनाना चाहा। अब देखिए यहाँ से इसको यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से इसको यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से इसको यहाँ मिला दीजिए और ये इस तरीके से एक पिरामिड बन गया। तो देखिए अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो बोला गया है कि आधार के विकर्ण,
ठीक है। आधार तो एक वर्ग है ना, तो वर्ग का विकर्ण जो दे रखा है वो 24√2। आपको पता होगा कि अगर आपको आधार का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको ये एक फॉर्मूला पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू विकर्ण जो होता है d, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी आप यहाँ से वर्ग का जो ये आधार है वर्ग, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 और 24√2 है ना, तो 24 का स्क्वायर 576 और यहाँ से कितना आ जाएगा √2 का ये 2, तो ये से 2 से 2 कट गया, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 576। अब यहाँ से करेंगे ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है, यानी आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो आयतन कितना दे रखा है 1728 दे रखा है, ठीक है। तो 1728 आयतन दे रखा है और 1/3 होता है, तो 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल 576 इंटू ऊंचाई निकालना है तो h हमने दे दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी होगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर मैं काटना चाहता हूँ तो ये 12 से कटेगा ना, 12 का क्यों होता है ना, तो 12 से इसको हम काट के देखते हैं। 12 से काटेंगे तो 144 आ जाएगा। इसको 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 7 9, 12 8 96, ठीक है। फिर से मैं 12 से काटना चाहता हूँ, नहीं इसको 3 से मैं काट लेता हूँ, 16 3 48 और 16 नमा 144। तो h बराबर आप क्या देख रहे हैं 9 आ रहा है ना, तो h बराबर 9 मीटर इसका सही आंसर होगा। तो 9 मीटर इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, 9 मीटर इज द राइट आंसर। दोस्तों आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखें। आयतन क्या होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 पूर्णांक है ये, 37 पूर्णांक 1/2 में कितने 1/8 है, यानी 37 पूर्णांक 1/2 को क्या बोल सकते हैं, 37 दूनी 74 और 1 75/2, यानी कि n होगा 1/8 में, जो कि ये 75/2 के बराबर है, ठीक है। यही बात बोला गया है। 2 से मैं इसको काटता हूँ 4 बार में, तो n बराबर कितना आ जाएगा 75 इंटू 4, यानी इसको गुना करने पे 75 दूनी 150 और ये 300, यानी कि कितना 1/8 आ जाएगा, तो 300। तो 300 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 300 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार्यालय में 1/3 महिला कर्मचारी हैं, इनमें से 1/2 महिला विवाहित है और 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। यदि 3/4 पुरुष कर्मचारी विवाहित हों तथा विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हों, तो कुल कर्मचारी के किस भाग के बच्चे नहीं हैं। दोस्तों ये ग्रुप डी में ही पूछा गया प्रश्न है और ये अधिकतर बार हो सकता है इस बार भी पूछ सके, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, फीमेल कितना है 1/3 महिला कर्मचारी है ना, तो आप बोलेंगे मेल कितना हो जाएगा, मेल हो जाएगा 2/3, क्योंकि टोटल तो रेशियो में तो एक ही होता है, यानी 1/3 अगर फीमेल है तो 2/3 मेल होगा। उसके बाद इस 1/3, यानी मैं नीचे लिखता हूँ, इस 1/3 ये महिला है, इसका जो बोला गया है 1/2 महिला विवाहित है, 1/2 महिला विवाहित है और इसके 1/3 तथा 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे। अब जिसका विवाह होगा उसी का तो बच्चा होगा ना, अब बिना विवाहित का तो बच्चा नहीं होगा, यानी कि 1/3 यहाँ से बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ से कितने आ रहा है 1/18 आ रहा है। यस 1/18, ये 1/18 किसका है, जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बच्चे हैं। अब पुरुष में देखते हैं किनके पास बच्चे हैं, वो देख लेते हैं। तो बोला गया था इतना 2/3 तो पुरुष है, उसमें से बोला गया यदि 3/4 पुरुष कर्मचारी विवाहित है, तो जिसका विवाह होगा फिर वही बात है कि उसी का बच्चा होगा, यानी 2/3 पुरुष था और इसका 3/4 पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, और उसके बाद विवाहित पुरुषों के 2/3, यानी विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के पास बच्चे हैं। यानी इस 3 से मैं इस 3 को काट देता हूँ, 2 दूनी 4 से ये 4, यानी कि कितना आ रहा है 1/12 आ रहा है ना, 2 दूनी 4 से 4 तो ये कट जाएगा ना, यानी 1/3 आ रहा है ना, तो 1/3 यहाँ से आ रहा है। अब आप देखेंगे कि कुल, अगर मैं कुल की बात करूँ, कुल कर्मचारी जिसके पास बच्चे हैं उसका क्या हो जाएगा 1/18 और प्लस का 1/3, यस और नो।
तो आप बोलेंगे, तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, नीचे में आप बराबर कर लीजिए, तो 6 से गुना ऊपर और नीचे कर लिए हम इधर। तो अब आप डायरेक्ट देख रहे हैं ना, 6×3=18 नीचे आ गया, तो 6 और 1 7/18, यानी ये 7/18 के पास तो क्या है, बच्चे हैं, 7/18 के पास बच्चे हैं। हमसे क्या पूछा गया कि किस भाग के बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे नहीं जिसके पास होगा, बच्चे नहीं होगा जिसके पास, उसका कैसे निकालेंगे, उसका हम निकालेंगे यहाँ से करेंगे, एक में से आप क्या करिएगा, 7/18 आप घटा लीजिएगा, यानी 18 में से 7 गया तो कितना आ रहा है, 11/18। तो इस तरीके से आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं, 11/18 इसका सही आंसर दे सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 11/18 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसको जरूर आप प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि चावल के मूल्य में 2% कमी कर दी गई, ठीक है। उसके बाद जिस राशि में पहले 49 केजी चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकता है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए इसको कैसे करिएगा, 2% को क्या लिख सकते हैं, 2/100 लिख सकते हैं, यानी कि 1/50। तो आप बोलेंगे, यानी नीचे जो होता है वो हमने बताया था क्या होता है, ये वास्तविक होता है, यानी कि पहले अगर हम 50, ये तो रुपया का बात है ना, रुपया का, यानी प्राइस अगर हम पहले 50 में खरीदे थे और 1 का अगर ये कमी हो गया, तो अब 49 में ही खरीदेंगे। अब यानी कि इसके वेट की बात कर लेते हैं, यानी कि ये 50 से 49 हो गया, तो वेट इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 49 से 50 हो जाता है, यानी पहले 49 केजी खरीदा जा रहा था, तो देखिए 49 जो है ये यही 49:49 केजी के बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे, 50:50 केजी, यानी कि बोला गया था ना कि उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकता है, तो अब 50 केजी खरीदा जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, 50 केजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों इसको भी आप 2-3 मेथड से बना ही सकते हैं, कम से कम 2 मेथड से तो जरूर बना सकते हैं, लेकिन हम इसको इजी मेथड जो होगा उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले बोला गया था कि 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है, अंत में वो इतना सब 20% कम में खरीदा और 5 रुपये कम में बेचा, उसके बाद भी उसको क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो लाभ में जो वृद्धि आप देख रहे हैं कितना प्रतिशत का, बोलेंगे आप 5% का। तो 5% जो है वो किसके बराबर होगा, 5% जो है वो बराबर होगा, देखिए वो सबसे पहले क्या करता है कि 20% कम में खरीदता है। दोस्तों आप अगर बताइए किसी वस्तु को अगर हम पहले 100 रुपया में खरीद रहे थे, ठीक है, और 100 रुपया में खरीद रहे थे, अगर उसका मूल्य 20% कम में अगर हम खरीदने लगे, तो यानी 80 में खरीदने लगे, तो हमको तो लाभ हो गया ना, यानी कि आप बोलेंगे प्लस में 20% का भाई साहब इनको हो गया लाभ। उसके बाद 5 रुपये कम में, अब मान लीजिए किसी वस्तु को मान लीजिए हम कि 100 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कम में अगर बेचने लगे 5 रुपये कम में, यानी कि 95 में अगर बेचने लगे, तो क्या मेरा लॉस हो रहा है ना, तो यानी कि आप क्या बोलेंगे, माइनस में 5 का आपको लॉस हो रहा है, ये बात सही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, उसे 25% का लाभ होता है। हमने जो ये कम में खरीदा था, तो उस पर भी तो हमको ये 25% का लाभ होगा, क्योंकि उसमें जनरल तो लाभ होता ही था, यानी कि इस 20% है, इसका आप क्या करें, ये 25% निकाल लें। आप याद रखें इस तरीके, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आ रहा है, इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 से कटेगा ये 5, तो देखिए 20% और 5% कितना आ रहा है, 25%। तो यहाँ पहले से 5% है और माइनस का करेंगे इधर 25%, ये बराबर माइनस में 5 है। अब देखिए माइनस का 20% ये बराबर -5 की हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 20% जो है वो 5 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इधर गुना कर लेंगे, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100% का मान 25 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, यही तो इसका क्रय मूल्य है, जो कि क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 25, तो 25 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 25 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मेथड है, आप इसको एक बार और वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ने 21,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया,
तथा कुछ महीने बाद बी भी 36,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ में दोनों का लाभ बराबर है तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना, वो हमसे पूछा गया। देखिए इसको कैसे करिएगा, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ये लगाता है कितना 21। अब जी हम क्या करेंगे कि ये 3 जीरो यहाँ भी हमने काट दिया, 3 जीरो हमने यहाँ भी काट दिया, तो अब सीधा लिखेंगे 21 और 36, और भी कट रहा है 3 7 21 और 3 से काटूंगा तो 12 3 36, यानी कि 7:12 आ गया। ये तो इनका इन्वेस्टमेंट है ना, यानी निवेश है। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू का जो टाइम होता है वो प्रॉफिट होता है, यानी निवेश इनटू समय बराबर लाभ होता है। अब बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट तो ये हो गया 7 हो गया, और लाभ जो हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है बराबर हो रहा है, यानी कि इनको एक रेशियो मिल रहा है तो बी को भी एक रेशियो मिलेगा। अब आप यहाँ से टाइम की बात कर लेते हैं कि ये टाइम जो है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बट्टे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट 1 है और इसका इन्वेस्टमेंट 7 है, इसका प्रॉफिट 1 है, इसका इन्वेस्टमेंट 12 है। तो देखिए ये तो रेशियो में है ना एक तरीके से, तो रेशियो में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसानी होगा। तो देखिए यानी ये 12 यहाँ आ जाएगा, ये 7 यहाँ, यानी कि टाइम का रेशियो 12:7 आ रहा है। तो अगर आप बोलेंगे ये 1 वर्ष के अंत का लाभ है ना, यानी ये तो काम जो जितना किया है उसका लाभ है, यानी ये 12 रेशियो अगर ए ने काम किया तो 7 रेशियो, यानी कि 12 रेशियो जो इसका ए का है, क्योंकि जो है बाद में ए आया, सॉरी बाद में बी आया है और ए तो शुरू से ही व्यापार में शामिल है ना, तो ये 12 रेशियो जो है वो 12 मंथ के बराबर है, क्योंकि एक मंथ में एक वर्ष में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है, यानी 12 रेशियो बराबर 12 मंथ, तो 1 रेशियो बराबर 1 मंथ। तो आप बोलेंगे कि भाई साहब ये जो 7 रेशियो है वो बी क्या कर रहा है, वो 7 महीने काम कर रहा है। तो आप 7 महीने काम किया, तो आप बताइए 12 में से 7 घटाइएगा तो 5 ही मंथ बचेगा ना, जो कि 5 मंथ बाद बोला गया ना कि कितने आरंभ से कितने दिनों के बाद साझेदार बना, तो आरंभ से 5 महीने बाद बना, क्योंकि वो व्यापार में 7 महीने तो शामिल रहा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 महीने इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 5 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सकता है। 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे। देखिए इसको MDH मेथड से यूज करेंगे, यानी MDH मेथड क्या होता है, MDH एक तरीके से यानी कि M1 D1 H1 बट्टे W1 R1 ये बराबर M2 D2 H2 बट्टे W2 और R2। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि M क्या होता है, M यहाँ पे कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे 18 पंप है ये हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है। D बराबर आप जानते हैं दिन होता है, H बराबर आवर होता है, W बराबर वर्क होता है और R बराबर हो जाएगा रुपया। तो इस तरीके से देखेंगे 18 पंप है, तो 18 पंप और 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वह कितना कर रहा है, 10 दिन में 2170 ना, तो 2170 ये तो वर्क है, तो हमको वर्क को नीचे में डालना पड़ता है। देखिए तो यहाँ से कर लिए, उसके बाद यही बराबर होगा 16 पंप है, उसके बाद 9 घंटे प्रतिदिन वो कार्य कर रहा है और कितने दिन में, यानी मान लीजिए x दिन में, उसके बाद ये 1736 टन पानी निकाल रहा है। अब इसको मैं यहाँ से काटना शुरू करूँगा, यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, 7 से मैं काटूंगा, 7 3 21 और 7 एकम 7, इसको 21 हो गया, 31 हो गया। तो 31 ये जो है 31 यहाँ से कट सकता है क्या, 31 को अगर मैं इसको काटूंगा तो 31 पंचे 155 हो जाएगा, 155 बच गया कितना, 155 5 60 और 60 और 10 70 और 3 73, यानी कि बच गया कितना 1 और 8 और 6, यानी कि कितना 6 बार में फिर लग जाएगा 31 छक्के, यानी कि आप देख रहे हैं कि 31 को 56 बार में ये कट रहा है 1736। अब यहाँ से काटेंगे, यहाँ से इसको मैं काटता हूँ 9 दूनी 18, ये कट जाएगा 2 8 16, ये कट जाएगा 8 से मैं इसको काट सकता हूँ 7 बार में, तो यहाँ से ये 7 ये इधर आ जाएगा ना, तो यानी x बराबर कितना आ रहा है 7 दिन, तो 7 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 7 दिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि देखिए
ए बी और सी, ए बी सी है, एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करें तथा हर तीसरे दिन बी सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, मान ये दिया हुआ है ए कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 30 दिन में, सी कितना दिन में कर रहा है 60 दिन में। इन तीनों का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 को अगर 20 से भाग दीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा। 60 को अगर 30 से भाग दीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा। और 60 को अगर 60 से भाग दीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो ये 3 और ये 2 और ये इनकी क्षमता का अनुपात है ना, क्षमता का अनुपात है। अब देखिए उसके बाद बोला जाता है कि क्या करता है वो 3 दिन तरीके से करता है। जैसे कि मान लीजिए ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है और ये तीसरा दिन, ये यही बोला गया ना, कि बोला गया है कि ये लगातार काम करता है, ठीक है। और हर तीसरे दिन बी और सी आता है, यानी पहले दिन भी ए काम किया, दूसरे दिन भी ए काम किया, लेकिन तीसरा दिन क्या होता है तीनों आ जाता है, यानी 3 2 5 और 1 6। तो हम देख रहे हैं कि 3 दिन में आप बोलेंगे 3 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, तो 3 और 3 6 और 6 12 यूनिट काम हो रहा है। तो हमको 60 यूनिट काम करना है, तो 5 से इधर भी गुणा कर देते हैं, 5 से इधर भी, यानी कि 60 यूनिट जो काम है वो कितना दिन में हो रहा है 15 दिन में। तो 15 दिन इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इस तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। यह एक गुफा को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो गुफा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करिएगा, तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ। जैसे क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यानी कि 800 तो ये इसकी लंबाई है ना रेलगाड़ी की, और पुल की जो ये क्या गुफा है ना, तो गुफा की लंबाई हमने L मान लिया, और यही बराबर होता है, ये तो दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल, तो चाल कितना है 78 ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। उसके बाद 1 मिनट है, तो यहाँ पे अगर ये मीटर प्रति सेकंड है तो इस 1 मिनट को भी सेकंड में बदल लेंगे, यानी कि 60 से गुना कर लेंगे। अब देखिए 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक 18, और यहाँ से काटेंगे 13 छक 78, यही आ रहा है ना, 13 आ रहा है। उसके बाद 3 से मैं इसको काटता हूँ 20 बार में, तो यहाँ से 800 प्लस का ये L, ये इसको गुना करेंगे 13 5 65, 65 दूना कितना होता है 130, यानी कि 1300 आ गया। तो यहाँ से L बराबर हम देख रहे हैं कि 1300 माइनस का 800 करिएगा तो यहाँ से कितना आंसर आ रहा है 500। तो 500 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 500 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एक तैराक की शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नदी में बहाव के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी दूरी का बात नहीं किया गया है, लेकिन ये बोल दिया है कि निश्चित दूरी तय करता है। उसके बाद निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उससे 2 गुना समय नदी के बहाव के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में लेता है। तो दूरी तो दोनों कंडीशन में बराबर है, तो धारा का चाल जो है वो हमसे पूछा गया है। देखिए इसको कैसे करिएगा, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें दूरी तो कांस्टेंट है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, दूरी अगर दोनों तरफ बराबर है तो हम दूरी को दूरी के बराबर कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब बताइए कि धारा के अनुकूल जाएगा, तो मान लीजिए कि हम एक चीज़ मानते हैं कि अगर शांत जल में तैराक की चाल, तो तैराक की चाल जो है ये तैराक है, तैराक की चाल, तो इसकी चाल को हम क्या मान लेते हैं भी मान लेते हैं, और धारा की जो चाल है, धारा की चाल इसको हम मान लेते हैं यू। अगर ये धारा के दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा भी प्लस का यू हो जाएगा, यस, और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो भी माइनस का यू हो जाएगा, ठीक है। ये तो चाल हो गया, ये भी चाल है, तो हम क्या जानते हैं दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यही जानते हैं ना। तो अब देखिए एक निश्चित दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उससे दुगुना, यस और नो, उससे दुगुना समय, यानी इसको तय करने में 1 समय लग रहा है, यही दूरी बराबर इसको तय करने में 2 गुना समय लग रहा है, यानी इसको मैंने 1 रेशियो टाइम को अपने मन से मान लिया, तो इसका 2 गुना 2। अब यहाँ से इसको रेशियो निकालिएगा तो भी प्लस का
भी प्लस का यू और बट्टे का भी माइनस यू बराबर 2/1। अब यहाँ से आप एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप जो लगाएंगे वो इजी फॉर्म में करने के लिए आप लगाएंगे सी एन डी। ये सी एन डी क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको। सी एन डी क्या होता है, इसको बोला जाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोलता है कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलता है कि क्या होगा, एक बार आप जोड़ लीजिए यानी भी प्लस यू और नीचे में कितना है भी माइनस यू, एक बार जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए। तो भी प्लस यू अगर घटाइएगा माइनस में आ जाएगा भी माइनस का यू और ऊपर में भी क्या करेंगे 2 प्लस का 1 बट्टे 2 माइनस का 1। इस तरीके से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगता है। तो ऊपर में हमने देखा कि ऊपर में क्या हो रहा है, यू से तो यू कट रहा है, यह ना u से u कट रहा है। उसके बाद यानी ऊपर में आ रहा है कितना आ रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ऊपर में आ रहा है 2b और नीचे में हमने देखा कि ये तो मान लीजिए हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, भी माइनस का u है और माइनस का भी और प्लस का u, तो नीचे वाले में भी कट रहा है यानी कि आप बोलेंगे ये यहाँ पे प्लस है तो ये नीचे बोलेंगे आप यहाँ पे 2u आ रहा है। यहाँ से करने के बाद 2 और 1 3 और 2 में से गया तो 1, तो 3/1 यानी कि v और u का जो अनुपात है वो 3:1 आ गया। यस, अब हमने धारा की चाल को क्या माना था, भी माना था, जिसका मान दे रखा है 4.5। तो 3 रेशियो का मान यदि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपको 1 रेशियो का मान ही ना निकालना है, जो कि ये u है धारा की चाल। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, इसे 3 से भाग दीजिएगा तो 1.5, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ धन उधार लिया गया तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार दिया गया। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में भी किस्त वाला प्रश्न है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको बताने वाला हूँ और एक ही टाइप में सब टाइप क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए ये 5% है तो 5/100 इसको लिख सकते हैं, यानी 5/100 को क्या लिख सकते हैं 1/20। यानी मैं यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का लिखना चाहूँ तो ये इस तरीके से कैसे लिखा जाता है। अगर ये 20, चूँकि ये वास्तविक तो 20 है ना, नीचे वाला 20 है, अगर 1 का अगर ब्याज होगा तो यहाँ 21 हो जाएगा। अब ये चूँकि ये किस्त वाला प्रश्न है तो ये हर महीने, ये हर साल चूँकि ये वार्षिक किस्त है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 2 वर्ष के लिए 400, 21 का स्क्वायर 441। अब एक चीज़ आप समझिए, अगर ये 3 वर्ष के लिए रहता तो 20 का क्यू करके हम नीचे में 8000 लिखते हैं और 21 का क्यू करके यहाँ पे 9261 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ही पे 2 ही साल का है तो यहाँ तक हमने लिखा। उसके बाद देखिए ये जो 441 है, मैं ये जो आपको बताना चाहता हूँ, ये 441 है, ये क्या है आपका प्रत्येक किस्त का मान है, समझ गए, ये प्रत्येक किस्त का मान है। तो आप बोलेंगे कि प्रत्येक किस्त का मान हर साल तो बराबर होना चाहिए, लेकिन ऊपर में तो 21 है तो इसको आप 21 से गुना कर दीजिए और इसको भी आप 21 से गुना कर दीजिए। यानी यहाँ पे कितने आ रहा है 21 दूनी यहाँ पे 420 और इस 420 है ना यहाँ पे 420 और ये 400 को जोड़िएगा 420 में तो यहाँ से तो आ रहा है 820 और यहाँ से इसको 21 को गुना करिएगा 441 और 441 यानी कि 841। अब ये बहुत ही अच्छा समझने वाला यहाँ पे तरीका है ये 841 क्या है, 841 आप बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल है, सॉरी 820 ये क्या है प्रिंसिपल है और 841 क्या है, 841 आप बोलेंगे ये अमाउंट है यानी कि मिश्रधन है। अब आगे मैं पूछता हूँ आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो इन दोनों का अंतर 841 में से 820 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 21 रेशियो। तो 21 रेशियो आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये सब रेशियो में बात चल रहा है, यहाँ पे समझने की आप कोशिश करिएगा, ये सब रेशियो में बात चल रहा है। आपको दे रखा है प्रत्येक किस्त का मान रेशियो में 441 आपने निकाला है, लेकिन 441 बराबर आप किसके है, चूँकि ये मान तो दे रखा है ना 882, तो आप बोलेंगे कि 441 रेशियो जो है वो 882 रुपये के बराबर है। तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 2। तो आपसे बोला गया कितना धन, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है तो 820
एक रेशियो का मान 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी 1640 जो कि इसका प्रिंसिपल आ जाएगा, जिसका इसका आंसर 1640 इज द राइट आंसर। अब हम आपसे पूछेंगे कि इसका मिश्रधन कितना होगा। तो मिश्रधन कितना रेशियो है, मिश्रधन है ना ये 841 रेशियो है और एक रेशियो का मान 2 है, यानी कि अमाउंट यहाँ से कितना आ जाएगा 2 4 दूनी 8, यानी 1682 ये मिश्रधन आ गया। हम आपसे पूछेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। चक्रवृद्धि ब्याज 21 रेशियो है, यानी कि 21 यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है ना, तो 21 रेशियो और एक रेशियो का मान 2 है तो 42 इसका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब आपको किन्हीं भी मतलब इसमें कुछ भी पूछ सकता था तो आप इसका जवाब अच्छे तरीके से दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि एक 500 मीटर की दौड़ में 2 धावक A तथा B की चाल का अनुपात 3:4 है। ठीक है, आरंभ में A B से 140 मीटर आगे है। इस दौड़ में A कितने मीटर से जीत जाता है। अब मैं आपसे एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो दौड़ है ये कितने मीटर का दौर है, आप बोलेंगे 500 मीटर का दौर है। हमने बोला कि ये जो बोला ये बोल रहा है क्वेश्चन A B से 140 मीटर आगे है। यस, ए जो है A B से 140 मीटर आगे हैं, 140 मीटर। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो 140 मीटर आगे हैं, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शेष ये दूरी तय कितना करेगा, यानी ये जो इतना दूरी है वही ना तय करेगा। यानी कि अगर 500 में से 140 आप घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 360, यानी कि आप बोलेंगे ये कितनी दूरी तय करेगा 360 दूरी तय करेगा। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमको थोड़ी B के बारे में बोला गया है कि ये कितनी दूरी चला है या नहीं चला है, सिर्फ ये B के चाल का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो यानी B को मान लेते हैं हम x दूरी चला है। यस, अब यहाँ से वो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, हमको यहाँ से दूरी आ गया और स्पीड का रेशियो जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3 है ना, 3:4 दे रखा है, यानी 3:4 है A और B का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम को हम बराबर कर लेंगे। टाइम को बराबर करने का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो यहाँ से टाइम बराबर कितना हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। यस, तो इसका टाइम बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी दूरी कितना है 360 और चाल कितना 3 रेशियो, और B की दूरी x है और ये चाल 4। यहाँ से समझने में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। 3 से देखिए ये कटेगा 120 बार में, तो x का मान कितना आ रहा है 12 चौके 48, यानी 480 आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि जितने देर में B यहाँ तक पहुँच रहा है जितने देर में A 360 मीटर चल रहा है उतने देर में B 480 मीटर ही चल रहा है ना। तो B क्या कर रहा है, B आप बोलेंगे कि 480 मीटर ही चल रहा है, क्योंकि ये दौड़ तो 500 मीटर का था ना। तो अब आपको क्लियर हो गया ना कि जो ये कितने से हार रहा है, तो 500 में से घटा लीजिए 480, यानी कि कितना, ये 20 मीटर से हार रहा है। तो 20 मीटर इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है, 20 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 4 लाल तथा 4 काली गेंद है, इनमें से यादृच्छिक 2 गेंदें एक साथ निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदें लाल है, यही ना। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करिएगा कि 4 लाल है और 4 काली है, इसमें से 2 गेंदें निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदें लाल है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे सर जी लाल गेंद जो है वो कितना है 4 है, तो इस 4 में से ही ना कोई 2 निकलेगा। हाँ, क्योंकि आपने प्रायिकता पढ़ा होगा, संभावित परिणाम और बट्टे का कुल परिणाम होता है, यानी ये 4 में से 2 निकलेगा। अब टोटल कितना गेंद है 8 गेंद है, इस 8 में से आप 2 को निकाल लीजिए। अब यहाँ से ये जो है वो कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि क्या होता है, ये संचय होता है। तो संचय के चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि हम इधर लिख देता हूँ, संचय के चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि NCR ये संचय होता है। तो ये इसके लिए ये फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बट्टे r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस का r का फैक्टोरियल। यस, और इसी संचय में आपने पढ़ा होगा NC2 अगर होता है तो इसके लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हैं n इंटू n माइनस 1 बट्टे 2। और इसमें परमुटेशन भी होता है, परमुटेशन NPR, यानी परमुटेशन को P से सूचित किया जाता है। इसके लिए ये बराबर होता है
एन का फैक्टोरियल बट्टे एन माइनस का पी, एन माइनस आर हो जाएगा। तो एन माइनस आर यहाँ पे दे सकते हैं, यानी आर का फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे ये परमुटेशन है, ये परमुटेशन, और ये क्या है, सॉरी ये कॉम्बिनेशन है ना, उल्टा बोल दिया मैंने, ये कॉम्बिनेशन है, यानी ये जो है वो संचय है, संचय है, ये भी संचय का ही फॉर्मूला है, और ये परमुटेशन है, यानी कि क्रमचय, क्रमचय इसका फॉर्मूला है। ये जो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ना, ये देखिए इसको, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि गले मिलने, हाथ मिलने, ये सब वाला जो क्वेश्चन होता है वो इसी फॉर्मूले पे बनता है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, NC2 है और RC2। आप यहाँ पे बोलेंगे 4 और 4 में से गया तो 3 का बट्टे 2, यही फॉर्मूला है ना, चूंकि हमने क्या लिखा था n इंटू एन माइनस 1 बट्टा 2, तो 4 इंटू 3 लिखा ना मैंने बट्टे 2, और नीचे में कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 बट्टे 2। इस 2 से ये 2 नीचे वाला कट गया, और ये 4 दूनी 8 ये कट गया, यानी ऊपर में बच गया 3 और नीचे में 7 दूनी 14। तो 3/14 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं, 3/14 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जो है व्यंजक सबसे बड़ा है। ये अगर रूट में बात कर ले ना, तो अगर आपको बड़ा छोटा निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। सबसे पहले गुना कैसे करेंगे, 19 इंटू 17 गुना करेंगे। तो इसको करने पे 17 नाम 153 होता है ना, तो बच गए यहाँ 3 हो गए, बच गए कितना 15, 17 एकम 17 और 15, 17 और 5 22 और 10 32, ये आ गया। उसके बाद यहाँ से करने के बाद 13 इंटू 11 करेंगे, 13 इंटू 11 यहाँ से करने के बाद कितना आता है 143। उसके बाद इसको गुना करेंगे, 7 इंटू 5 आ रहा है, तो 5 है ना, 7 इंटू 5 है तो 7 × 5 = 35, और लास्ट में है 5 इंटू 3 यानी कि 15। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, देखिएगा कि यदि निगेटिव हो, ठीक है, निगेटिव हो, बीच में है ना माइनस, तो निगेटिव हो तो गुना करने पर जो छोटी संख्या आए वह व्यंजक लिखता हूँ, ठीक है, वह व्यंजक बड़ा होगा, ठीक है, उल्टा होता है, वह व्यंजक बड़ा होगा, और जो बड़ा संख्या आता है उसका मान बोले या व्यंजक बोलिए, बात सेम ही है, तो उसका व्यंजक यानी कि बड़ा है तो वो उसका मान छोटा आएगा, ठीक है, आएगा। अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ठीक है, तो देखिए इसमें मैं ये बोल दिया कि जो माइनस में होगा तो गुना करने पे जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। यानी आप बोलेंगे इसमें 15 छोटा है तो ये तो बड़ा हो जाएगा, और ये जो बड़ा है 323 तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। आपको समझने में कोई प्रकार का दिक्कत, यानी कि आपसे बड़ा व्यंजक पूछा गया तो बड़ा कौन होगा, ये, तो ऑप्शन नंबर डी बड़ा होगा। अब आप बोलेंगे सर जी अगर बीच में प्लस होगा तो आप क्या करेंगे, तो देखिए ये वाला भी हम लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे अगर प्लस हो तो प्लस हो तो हम क्या करेंगे, प्लस हो तो जो गुना करने पर लिखता हूँ, गुना करने पर जिसका मान बड़ा होगा वही बड़ा व्यंजक होगा, ठीक है। और जो यानी जो या जिसका मान छोटा होगा, जो छोटा मान होगा वही छोटा मान हो जाएगा।
यानी कि आप बोलेंगे यानी छोटा मान होगा, यानी आप बोलेंगे कि माइनस में क्या होता है उल्टा हो जाता है और प्लस में क्या होता है सीधा हो जाता है, यानी कि जो गुना करने पर जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा और जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, लेकिन माइनस में जो छोटा है वो बड़ा होता है और जो बड़ा है वो छोटा होता है। तो आप ये चीज़ आप याद रखें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का अनुपात 2:3 है, ठीक है, तथा इसका जो है इसका एलसीएम 48 है, तो इन संख्या का योग ज्ञात करें। अब एक चीज़ आप बताइए, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 2:3 है ना, 2:3 है, अगर 2:3 का मैं एलसीएम जनरली लूँ तो गुना करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, तो 6 रेशियो का मान जो है वो 48 है, तो 1 रेशियो का मान 8 नहीं आ गया क्या? हाँ आ गया। तो हमसे पूछा गया है इन संख्याओं का योग ना, तो इन संख्या 2 और 3 5 है, 5 × 1 8, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, तो 40 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत ही अच्छा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तो 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2⁻31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, वो हमसे पूछा गया है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 2⁻31 है ना, अब देखिए 2⁻31 इसको 5 से आपको भाग देना है। अब एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि 2 की पावर मान लेते हैं हमने स्क्वायर लिखा और इसके पावर में हमने लिखा 15, यानी 15 दूनी 30 हो गया और 1 2 बच गया, यानी 1 2 से हमने अलग गुना कर दिया और नीचे में 5 है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इसको अलग अलग कर दिया। अब इसको करेंगे, यानी ये तो 2 की पावर 2 कितना हो रहा है 4 है, तो 4 में से अगर 1 घटाइएगा तो माइनस का 1, यानी 5 में से 1 घटाइएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना, यस। तो माइनस का 1 की पावर अगर 15 है इंटू का 2/5, ओके। तो -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर अगर ऑड होता है तो उसका मान माइनस ही रहता है, और -1 की पावर अगर इवन रहता है यानी सम रहता है तो उसका पावर प्लस में 1 हो जाता है, यानी -1 × 2/5, यानी आ रहा है माइनस का 2/5, ठीक है। तो एक तो इसका रिमाइंडर आ गया, इसका -2, और हमको तो पॉजिटिव, क्योंकि माइनस अगर निगेटिव वाला रिमाइंडर रहता तो हम ये -2 लिख सकते थे, लेकिन हमको पॉजिटिव वाला रिमाइंडर चाहिए, तो आप 5 में से 2 घटा लीजिएगा, तो 3 इसका पॉजिटिव वाला रिमाइंडर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय में जलाई जाती है, ठीक है, पहली 6 घंटे में तथा दूसरी 4 घंटे में पूरी तरह जलती है। यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती एक स्थिर दर से जलती है, कितने घंटे में पहली और दूसरी मोमबत्ती के बीच अनुपात जो है वो 2:1 होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और ये अधिकतर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है मोमबत्ती वाला। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए कि ये पहली मोमबत्ती है, दोनों की ऊंचाई तो सेम है, तो पहली मोमबत्ती जो है वो क्या कर रही है 6 घंटे में पूरी जलती है ना, और दूसरी मोमबत्ती कितना है, दूसरी मोमबत्ती 4 घंटे में पूरी जलती है। अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो ये 24 आ गया, 24, तो हम मान लेते हैं कि ये 24 यूनिट जो है वो मोमबत्ती की ऊंचाई है, तो 6 चौके 24 और 4 छौके 24, यस। हम 12 ले लेते हैं ताकि गुना करने में ईजी हो, हम 12 ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए 12 हमने लिया तो 6 दूनी 12 आ रहा है और 4 3 12 आ रहा है। अब ठीक है, अब मान लीजिए कि ये यहाँ पे तो ये 2 और 3 तो इसका क्षमता है ना, और ये 12, मतलब टोटल 12 यूनिट था, इसमें से मान लीजिए कि टी समय के लिए हम इसको जला रहे हैं, यस। तो 2 की क्षमता से टी समय के लिए 2T जलेगा, उसी प्रकार 12 माइनस 3 की क्षमता से, ये दूसरा वाला मोमबत्ती है, 3 की क्षमता से टी समय में 3T जलेगा, और जलने के बाद जो बचेगा यही 2/1 के अनुपात में है, यस और नो, यस। अब देखिए यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 1 से गुना करेंगे तो 12 माइनस का 2T, और ये बराबर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12 दूनी 24। तो यहाँ से देखिए हम इसका मान आ रहा है 24 ना, तो 24 यहाँ से देखिए 24 और माइनस का 3 दूनी 6T। अब ठीक है,
अब इस 6t को मैं इधर डालता हूँ तो ये 4t नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि 6t ये प्लस में आएगा और ये 2t इसको घटा लेगा, यानी 4t। और 24 में से 12 घटेगा, यानी 4t बराबर 12 आ गया। तो t का मान जो कि ये बोला जाता है कितने घंटे में, तो देखिए t का मान 12/4 यानी कि 3 आ गया ना। तो 3 घंटे इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं 3 घंटे ही बोला गया ना कि कितने घंटे में पहली और दूसरी मोमबत्ती का अनुपात इतना हो जाएगा, तो 3 घंटे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टैंक में 30 नल जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाला नल टैंक को 18 मिनट में भर सकता है तथा खाली करने वाला नल जो ये 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 9 मिनट में भर जाता है। तो खाली करने वाले नलों की संख्या क्या है वो ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसको आप ये बहुत से बहुत बोल सकते हैं, वो उस टाइप का प्रश्न है। कैसे करेंगे इसको, देखिए, खाली करने वाला को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इनलेट बोला जाता है। यस, तो इनलेट पाइप जो है वो 18 मिनट में भर सकता है, और भरने वाला पाइप, और खाली करने वाले पाइप को आउटलेट बोला जाता है। तो आउटलेट पाइप कितना है, ये 24 मिनट में खाली करता है। अगर इन दोनों का एलसीएम ले 18 और 24 का एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, यानी आप बोलेंगे सर 72 आ जाएगा। 72 यानी कि इसकी क्षमता की बात करें तो 18 चौके 72 और 24 तिया 72। यहाँ तक किन्हीं को समझने में दिक्कत, आशा करते हैं समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ तक। आगे मैं बात करता हूँ कि यहाँ तक तो आ गया। अब ये मान लीजिए कि ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है। यस, इनलेट पाइप मान लीजिए 30 का 30 जो है वो इनलेट, जो 30 का 30 मैंने खोल दिया, तो 30 का 30 ये इनलेट है और 30 का 30 ये आउटलेट है। यस, समझ रहे हैं। उसके बाद भरने वाले की क्षमता कितना है, प्लस का 4, और खाली जब किया जाता है तो उसकी क्षमता माइनस में ली जाती है, यानी इसकी क्षमता माइनस का 3 आ गया। अब देखिए, यानी कि ये तो आ गया 30 चौके 120 और 30 तिया माइनस का 90 आ गया। यस, अब बीच में आप क्या डालिएगा, क्योंकि हम एलिगेशन के टाइप पे इसको बना रहे हैं, तो बीच में क्या डालिएगा। अब बोला जाता है ना, चूँकि टोटल इसकी क्षमता टंकी का जो होगा वो 72 है, और उसमें बोला जाता है कि टैंक को 9 मिनट में भरा जा सकता है, तो प्लस में 9, यानी यहाँ से इसकी क्षमता 8 आ गई। तो 8 हमने यहाँ दे दिया यहाँ पे। तो 120 में से अगर आप 8 घटाइएगा तो आप बोलेंगे 112 हो रहा है। और देखिए, आपसे हम पूछ रहे हैं 8 बड़ा है या 90, हम बोलेंगे 8 बड़ा है। तो 8 में से अगर आप 90 को घटाइएगा तो 98 होगा। घटाना आना चाहिए, 8 में से -90 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। हम इसको 14 से काटेंगे तो 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, यानी 8 और 7 आ गया। तो 8 और 7 15 रेशियो है, जो कि किसके बराबर है, टोटल 30 नल के बराबर है। तो 30 नल हो गया, यहाँ से 1 रेशियो का मान 2 हो गया। तो हमसे पूछा गया है खाली करने वाले नल आउटलेट है, आउटलेट की रेशियो 8 आया है, तो 8 रेशियो का मान यहाँ से निकालेंगे 8 × 2, तो यहाँ से 16 आ जाएगा ना। तो खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी है, 16, तो 16 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे मेथड से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप याद रखिएगा इस मेथड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। देखिए इसको कैसे करिएगा, मान लीजिए 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ एक तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या को हमने 100% मान लिया। अब बोला जाता है कि पहली संख्या जो है ना वो 30% कम है, यानी कि 70 हो जाएगा। यस, दूसरी संख्या 37% कम है, तो 37 और 3 40 और 60 63% हो गया ना। तीसरी संख्या से कम कर लिया मैंने। अब बोला गया कि दूसरी संख्या, भाषा को यहाँ पे समझिएगा, दूसरी संख्या यानी कि 63 है ना। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या से आप बोलेंगे 7 कम है। तो 7 कम है किसके रिस्पेक्ट में, यानी किसकी तुलना में, तो पहली संख्या की तुलना में।
तो 70, और प्रतिशत में निकालना है तो गुने 100। 10 से 10 कट गया, 7 से 7, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 10%। इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 10% इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें डाला गया जो कंटेंट है, कंटेंट वो आपको कैसा लग रहा है। हम इसी टाइप का कंटेंट अगर अगले वीडियो में डालें या इससे लो डालें या इससे थोड़ा हार्ड डालें, तो आप इस बात को ज़रूर हमको बताइएगा कि कंटेंट जो डाला जा रहा है वो कैसा है। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, तो दोस्तों ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आप लाइक करें और कमेंट करके हमको ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कंटेंट जो हम दे रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।